नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू पीपल्स आर डूइंग वेरी वेल और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से इस वीडियो में मतलब हम लोग पूरी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और हमें इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात है कि इस जगह पे हमें पूछा गया है कि आप रिसोर्सेज को मतलब रिसोर्सेज क्या है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो डेफिनेशन है ये आपको डायरेक्ट याद करना है। डेफिनेशन क्या है? एन एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड एंड आवर नीड्स provides it's technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can terms as resource। मतलब क्या है इसका? कोई भी ऐसा चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ जो कि इकोनॉमिकली मतलब पैसों के मामला में, अगर इकोनॉमिकली मतलब पैसों के मामला में वो मतलब आपके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब पैसों के मामले में मतलब आप उसको खरीद सके। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सामने में कुछ खरीदना है, ठीक है, कुछ खरीदना है, ठीक है, लेकिन अब आपके पास उसको खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, तो आप उसका क्या करेंगे, है ना। यही बात है, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब यही है कि खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, सबसे मेन बात, ठीक है। और इसमें ये कैसे करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, ये थोड़ा सा स्टूडियो में कुछ गड़बड़ी है इसको। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब मैंने आपको बता दिया। कल्चरली एक्सेप्टेबल, जैसे कि अब आप कल्चर पे ले लीजिए। देखिए, मैं किसी धर्म का बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक ये टॉपिक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग गाय को माँ मानते हैं, गाय को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग उसको तो पूजते हैं। तो गाय हम लोग को, अगर गाय को कोई कुछ करता है तो वो हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये हम लोग का कल्चर है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक कोई, मान लेते हैं कोई रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। जैसे मान लीजिए पानी, नदी से पानी जा रही है, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है डैम बनाने का, तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाइएगा? उसका कोई उपाय नहीं है। तो वही टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो रिसोर्स होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस जगह पे आ, हमें ह्यूमन को एज अ ह्यूमन हम लोग को सेंटर में डाला गया है और एक ट्रायंगल बनाया गया है बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब नेचर, ठीक है, इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी। ये क्या है? तो ह्यूमन एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स है जो कि इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में मिलकर रिसोर्स को यूटिलाइज करता है ताकि हम लोग अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोड़िए ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ह्यूमंस बीइंग क्या करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, नेचर से रिसोर्स निकालते हैं, उससे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं ताकि और ह्यूमंस को और अच्छे से ट्रेन किया जाए, जिससे कि रिसोर्स का और अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है और कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सॉरी सॉरी सॉरी
the अरे यार the process of transformation of things available in our environments interact relationship between nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. ठीक है, अब इस जगह पे अब आइए, यहाँ पे आपको बताया गया है, वो ऊपर का बात आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताया गया है कि रिसोर्सेज को हम लोग अलग अलग टाइप में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग चीज़ें। तो सबसे पहले ये ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से आया है। ओरिजिन के बेसिस में हम लोग दो टाइप से बांटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, ठीक है, जो लाइव हो, ठीक है, जो जिंदा हो। एबायोटिक होता है नॉन लिविंग, ठीक है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ओके, दूसरा बेसिस होता है एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब जो जल जाता है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ही होता है जलना। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो जल जाता है लेकिन उसको वापस लाया जा सकता है, ठीक है। एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप ले सकते हैं कौन सा रिसोर्स आप ले लीजिएगा रिन्यूएबल में, जैसे कि हाँ आयरन, ठीक है। आयरन से कुछ बन गया, खराब हो गया, कोई बात नहीं, फिर उसको पिघला के मेल्ट करके वापस से वही कुछ और बनाया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल में बहुत सारे एग्जांपल है, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, और भी बहुत कुछ है ना। तो ये सब चीज़ें है। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब कौन उस रिसोर्स को ओन करता है उसके ऊपर भी है। जैसे कि इंडिविजुअल मतलब एक आदमी ओन कर रहा है, कम्युनिटी मतलब एक कम्युनिटी ओन कर रही है, जैसे कि एक सोसाइटी है, गोकुलधाम सोसाइटी मान लेते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ होती है तो वो एक आदमी की नहीं होती है, वो सबकी होती है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होती है भाई। प्रॉब्लम सबकी है, तो वही वो सबका है, लेकिन वो सोसाइटी से बाहर तो किसी का नहीं है ना। हाँ मतलब हम लोग देख लेते तो मान लेते, लेकिन हम लोग का तो है नहीं ना, वो तो लोग की समस्या। एक होता है नेशनल, जिसमें सारे मतलब पूरे देश का होता है, मतलब एज इंडिया एंड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो हमको भी इफेक्ट करेगा, वो आपको भी इफेक्ट करेगा, वो सबको इफेक्ट करेगा। अब वो सबका होता है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स ज़्यादातर ओशियंस को कहा जाता है, ठीक है। ओशियंस ओशियंस को कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेस में ओशियंस में माइनिंग करना है नहीं करना है, ये बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ तय करती है, ठीक है। जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस, है ना, ऐसी ऐसी बॉडीज़ तय करती है। मतलब आपको वहाँ कुछ करने के लिए वहाँ उस बॉडी से आपको परमिशन लेना होगा। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो रिसोर्स कैसा है, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब होता है कि जो रिसोर्स हम लोग के पास है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है हम लोग को उसको मतलब निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि H2O, अब H2O से ऑक्सीजन आप निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा, जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग को महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से उसको तोड़ नहीं सकते, तो ऑक्सीजन उससे नहीं निकाल सकते। तो पोटेंशियल रिसोर्स है, मतलब हो सकता है, कुछ हो सकता है पानी का आगे चल के। डेवलप्ड स्टॉक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगला है स्टॉक रिसोर्स, ठीक है। स्टॉक रिसोर्स क्या होता है, जो कि हम लोग को पास वो भी है कि उस रिसोर्स को निकाल लिए हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगला है रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई रिसोर्स ऐसा है, ठीक है, जो कि अभी कुछ खास काम नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसका कुछ आगे चल के कुछ अच्छा आ जाए, तो उस रिसोर्स को हम लोग रिजर्व कर देते हैं, वही रिजर्व रिसोर्स। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को आप देख सकते हैं। रिसोर्स है, रिसोर्स दो टाइप का होता है, नेचुरल और ह्यूमन मैनमेड। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल में होता है
जैसे कि विंड, वाटर, ठीक है, और बायोलॉजिकल, नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल मेटल्स, ठीक है, और नॉन रिसाइकलेबल होता है जैसे फॉसिल फ्यूल, ठीक है। बायोलॉजिकल में ही होता है वो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। उस जो कि अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इतना दूर के टॉपिक के बारे में, समझे, इतना दूर के टॉपिक के बारे में, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगला होता है ह्यूमन में क्या होता है कि स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन ह्यूमन बनाते हैं, और क्वालिटी और क्वांटिटी भी बनाते हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल, ये सब मैन मेड है, ये सब नेचर ने नहीं बना के, ठीक है। अब हम लोग अगली पेज पे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है, देखिए अब क्योंकि हम लोग अब हर एक लाइन एनसीईआरटी की नहीं पढ़ सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम आपको सिर्फ टॉपिक समझाएंगे। फर्स्ट पेज था, इंट्रोडक्शन था, इसलिए अच्छा से बता दिया। अब हम टॉपिक बनाएंगे। बुक को आप एक बार रीड ज़रूर करें, ठीक है, वरना तो भाई वन शॉट तो ही है। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में हम लोगों को क्या बताया गया है कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेकिन इसके रिजल्ट में ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स इसको अपना ही धरोहर मान के रख लेते हैं। नाम नहीं लूँगा मैं, बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया का, वो क्या बोल रहा है कि हम लोग इंडिया के जो कोस्टल लाइन्स है उसमें अंडर वाटर माइनिंग करेंगे और कोल्स निकालेंगे, मतलब फॉसिल फ्यूल निकालेंगे और उसको इंडिया में बेचेंगे, मतलब जो भी रिसोर्स निकलेगा उसको इंडिया में कुछ करेंगे, बेचेंगे। दिक्कत ये है कि उससे आपको दिख रहा होगा कि जो समुद्री जीव है वो भी तट पर आ रहे हैं, है ना, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, माने क्लाइमेट चेंज हो रहा है समुद्र का भी, जो इससे हम लोग को आगे चल के दिक्कत हो सकती है। यह बात उन व्यक्ति को भी पता है, ठीक है, लेकिन भाई में ग्रीड इतना है, लालच इतना है कि अब क्या कर सकते हैं भैया, पैसा तो जरूरी है, पैसा तो चाहिए मियाँ भाई। तो नाम नहीं लेना है भाई, कमेंट में आप लोग ले सकते हैं, कमेंट इज ओपन फॉर यू, जिसको पता है लिखे, बाकी तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी कारण से क्या होता है कि रिसोर्स कोई 1 2 3 4 आदमी में रह जाता है। अब 1 2 3 4 आदमी में रह जाता है तो 1 2 3 4 आदमी क्या करता है, वो सोचता है कि इसको फुल्ली यूज़ करते हैं, माने बर्बाद कर देते हैं ताकि हम लोग के पास पैसा खूब सारा हो जाए। तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहला डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, ताकि कुछ इंडिविजुअल्स, मतलब 1 2 3 4 आदमी का नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। और जब रिसोर्सेज कुछ ही हाथ में रह जाता है तब उसमें रिच और पुअर का क्लास बन जाता है, मतलब वो आदमी तो बहुत पैसा वाला है, शादी भी 3 3 4 4 साल तक चल रही, लेकिन हम लोग तो उतना नहीं है ना भाई, है ना, तो वही बात हो जाती है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद इससे क्या होता है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज से रिसोर्सेज के ग्लोबल क्राइसिस आ जाता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन भी हो जाता है। और अभी क्लाइमेट चेंज जो सबसे नया नया चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस कारण से रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका डेफिनेशन डायरेक्ट आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, इसको याद रखना है। क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसको आपको डायरेक्ट याद करना है। अब रियो डी जेनेरियो सबमिट किया है, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, आ सकता है ये एग्ज़ाम में, लेकिन इसके कोई खास चांस नहीं है, तो आप सुन लीजिए, खाली पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। 1922 जून में
100 से भी ज़्यादा हेड ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो एक शहर है, वहाँ पे जाते हैं और इंटरनेशनल अर्थ समिट करते हैं पहली बार, जिसमें इन लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, और एक एजेंडा लेके आते हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम था कि हर एक देश, है ना, अपने लोकल लेवल पे एजेंडा 21 अपना लॉन्च करे। उसमें वो देखे कि रिसोर्सेज को, पहला चीज़ तो सबको मिले, दूसरा रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो, तीसरा रिसोर्सेज से इन्वायरमेंट को कोई खतरा ना हो, और चौथा रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जाए। लेकिन ये एजेंडा कुछ खास था नहीं, ठीक है। यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डिपेंड डेवलपमेंट ये करवाया था, इसमें कुछ खास था नहीं। एजेंडा 21 बहुत बड़ा फेलियर है। एजेंडा 21 का मतलब ये नहीं है कि 2100 कोई टारगेट है, 21 टारगेट, ऐसा कुछ नहीं है। 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। एजेंडा एजेंडा होता है। एजेंडा 21 फेलियर इसलिए था क्योंकि इसमें कोई वो नहीं था, सॉरी, इसमें कोई वो नहीं था कि आप नहीं करिएगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नहीं करिएगा तो मत करिए, तो कौन नहीं करने जा रहा था, ठीक है। अगला आ जाता है रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, रिसोर्स जैसे के लिए जैसे है ना, हम लोग को रिसोर्स को प्रॉपरली प्लान करके खर्च करना चाहिए, तभी जाकर हम लोग उसको मतलब वो कर सकते हैं, तभी जाकर हम लोग रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, है ना। इंडिया जैसे बड़े देश में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, इसको पहले आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले रिसोर्स ढूंढा जाता है कहाँ है, उसके क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेजर्स की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, तो फिर बात सुनिए आप। सबसे पहले रिसोर्स को क्या है कि सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि रिसोर्स आपको समझना है। इंडिया में भी रिसोर्स कोई ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही बराबर है, सब 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 खुश है, कोई खुश नहीं है। तो जो खुश नहीं है वो कैसे है? तो सबसे पहली बात है, रिसोर्स कोई स्टेट में कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में सोलर और विंड एनर्जी ज़्यादा है, वहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में मिनरल्स ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कोयला ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी, मतलब आंध्र प्रदेश में पानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो रिसोर्स इंडिया में भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि पूरा तरीके से इक्वली डेवलप मतलब बटा हुआ है। इंडिया में भी रिसोर्स अलग अलग टाइप से है। तो रिसोर्स प्लान कैसे किया जाता है? सबसे पहले रिसोर्स खोजा जाता है, ठीक है, पूरे इंडिया में, और उसके क्वालिटी और क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक रिसोर्स प्लान स्ट्रक्चर बनाया जाता है टेक्नोलॉजी से, और स्किल इंस्टीट्यूशन को सेट किया जाता है ताकि उस रिसोर्स को अच्छे से निकाला जा सके, ठीक है। मैंने स्किल बंदा लोग को खोजा जाता है, ठीक है। इसलिए एजुकेशन तो ठीक है, आप लोग स्किल भी सीखते रहिए नई नई। फिर उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब जो प्लान आ गया, अब नेशनली भी हम लोग का एक रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान आता है। उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में वो असल में रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान 5 साल का होता है। 5 साल का क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉ है कि एक गवर्नमेंट अपना मतलब अगर जीत जाती है तो वो सिर्फ 5 साल तक रूल करेगी। इस कारण रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान भी 5 साल का होता है। 5 साल का रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान आने के बाद उसी डेवलपमेंट प्लान से उस स्टेट का डेवलपमेंट प्लान को मैच कराया जाता है, और फिर उसको उस हिसाब से लॉन्च किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो पहला इंडिपेंडेंस का 5 साल का प्लान आया था, ठीक है, अब कब आया था ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहला जो इंडियन का मतलब पहला भारत का जो डेवलपमेंट प्लान, नेशनल डेवलपमेंट प्लान आया था, वो कब आया था। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो
ठीक है। जो सबसे पहले हम लोगों ने किया था उसमें एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन और एक और किया था, वो मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, वो भी आप गूगल करके बता दीजिएगा भाई मेरे को। ठीक है, उसका हम लोगों को कोई काम नहीं है, सिलेबस में नहीं है, वो ऐसे ही बता देंगे। इस पूरे पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना बताया गया है, कुछ खास नहीं है, कि इंडिया जो है शुरू से इतना गरीब देश नहीं था। ब्रिटिशर्स जो हम लोग के देश में आए, उन लोगों ने देश को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया, लूटा लटा पाटा। ठीक है, और सारे पैसे लेके भागे। ठीक है, चोर थे, मतलब चोर थे भाई, है ना, मतलब नहीं, चोर थे, इट इज़ अ फैक्ट। तो ये जो ब्रिटिशर्स है, ये लेके भागे, तो इसलिए बहुत सारा स्टेट आप देखेंगे वो बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट का, इस सब का ज़रूरत पड़ते रहता है ना, पड़ता ही है। और इंडिया थोड़ा सा बैकवर्ड है। ठीक है, है नहीं, था भी नहीं। ये जो ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने बनाया। ठीक है, इसलिए हम लोग को कई स्टेट ऐसे हैं जो कि अभी भी अच्छे खासे मिनरल से भरे हुए हैं, रिसोर्सेज से भरे हुए हैं। तो वो स्टेट हल्का सा आगे है। जैसे आप झारखंड को देख लीजिए, झारखंड हल्का सा बैकवर्ड है ना, लेकिन वहाँ रिसोर्स है। तो दिक्कत क्या होती है कि झारखंड से माइन करके लोग ले जाते हैं और पूरे इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन झारखंड में अभी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, तो इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि उससे होता क्या है, नहीं होता है, तो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और आजकल के जैसे पॉलिटिशियन चल रहा है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग को रिसोर्स को कंजर्व करने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, गांधी जी भी कहा करते थे कि देयर इज़ इनफ, ठीक है, एक सेकेंड, फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। मतलब एक आदमी के मन में अगर लालच आ जाता है ना, तो उसके लिए पूरा दुनिया का रिसोर्स भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, और जब अगर सबके लिए सब सोचेगा कि हाँ चलिए ठीक है, तो रिसोर्सेस इतना है कि कभी कम ही नहीं हो सकता। लेकिन लालची लोग की कमी थोड़ी है भाई। ठीक है, तो और वही बता रहा हूँ कि सेल्फिश इंडिविजुअल जो होते हैं वो रिसोर्सेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, रूट कॉज डिप्लीशन का जो है उसको ग्लोबल लेवल में ठीक करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, और क्या है, गांधी जी और कहते थे कि प्रोडक्शन बाय मास नहीं होना चाहिए, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। जिसका मतलब है कि जिसको जितना ज़रूरत है वो उतना ही कर ले। ठीक है, लेकिन फैक्ट्रीज के कारण वो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे रिसोर्स ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लब ऑफ रोम देखिए, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, ये जो राइटर है, राइटर का नाम सुकुमर, जो भी है, मतलब आप ट्रांसलेटर कर लीजिएगा। ये जो राइटर है, इन्होंने एक बुक लिखी थी गांधी जी से इंस्पायर होकर, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। इसमें वही लोग इन्होंने बताया था कि रिसोर्स को मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। और इसी बुक में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब लिखा हुआ आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आगे क्या है, लैंड रिसोर्सेस। लैंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि लैंड लिमिटेड होता है। ठीक है, लैंड कभी भी बढ़ नहीं सकता, कभी भी घट नहीं सकता, जितना आपको दिख रहा है उतना ही लैंड है।
और लैंड से ही हम लोग जीते हैं, क्योंकि इससे लैंड से ही हम लोग का पेड़ पौधा उगता है जिसको खाते हैं पीते हैं, ये ऐश करते हैं। और लैंड पे ही एनिमल रहते हैं जिसको काट पीट के खाते पीते हैं और ऐश करते हैं, ये तो लैंड बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया का लैंड कुछ इस प्रकार से बटा हुआ है, ठीक है। हम लोग के पास 43% जो एरिया है वो प्लेन है, 27% जो एरिया है, ठीक है, वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है, वो पिछले क्लास पर गया हो। और 30% एरिया जो है वो माउंटेन है, ठीक है। मतलब इंडिया में सब पाया जाता है। अब वही बात उसमें लिखी हुई है, आप पढ़िएगा उसको ना। इंडिया में और भी ये सब जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, इसी में 43% में, मतलब ये 100% मान लेते हैं, 100% में कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ काम होता है। क्या काम होता है वो बताया गया है। तो सबसे पहला है आपको फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट जंगल, जंगल माने जंगल होता है। फॉरेस्ट कितना है कैसे इंडिया में, ये अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाबू, सब्सक्राइब। दूसरा है लैंड नॉट फॉर कल्टीवेशन। इसमें ऐसा लैंड आता है जिस जगह पे कोई बिल्डिंग, फैक्ट्री, रोड, लैंड फन बन गई, तो अब उस लैंड को आपका उसमें पेड़ पौधा थोड़ी लगा सकते। बिल्डिंग को तोड़ दो, स्कूल तोड़ दो, जंगल लगाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। फिर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, ऐसा लैंड, ठीक है। सबसे पहला है कि ऐसा लैंड जो परमानेंटली ग्रीजिंग के लिए डाल दी गई है। ग्रीजिंग माने जहाँ पे घास खाते हैं जानवर लोग, बकरी, गाय, ये लोग, ठीक है। उसके बाद लैंड अंडर मिलेशियस ट्री, ठीक है, जो ट्री को हम लोग काटते नहीं है, जो कि बहुत रेयर हो चुकी है, ठीक है, वो सब लैंड। और कल्टीवेटेड वेस्टलैंड, ऐसा वेस्टलैंड, ऐसा लैंड जो 5 साल से ज़्यादा छोड़ दिया गया हो, उसको कल्टीवेटेड वेस्टलैंड कहते हैं, ठीक है। आगे आप आ जाइए, चौथा नंबर है फेलो लैंड। इसमें दो टाइप के आते हैं, एगो करंट फेलो, एगो अदर फेलो, अदर देन करंट फेलो। करंट फेलो में 1 साल से कम जो लैंड छोड़ दी गई है वो करंट फेलो में आता है। और 1 साल से 5 साल के बीच में जो लैंड छोड़ी हुई है वो अदर देन करंट फेलो में आता है। और मतलब आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूं, 1 साल से 5 साल में अदर देन करंट फेलो, 1 साल से कम करंट फेलो, और जो 5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, जो 5 साल से भी ज़्यादा, वो अनकल्टिवेटेड, मतलब कल्टीवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। अब यहाँ से आगे आ जाते हैं उसके बाद आप देखिए नेट जोन एरिया, ठीक है। नेट जोन एरिया कुछ नहीं है, नेट जोन एरिया बहुत दिमाग ख़राब करने वाला फालतू चीज़ है। इसको आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। एक वाइट पेज ले लेते हैं हम लोग, ये। अब इसमें आप देखिए, ये मान लीजिए ये एक ज़मीन है, मान लेते हैं मेरी है, ठीक है। अब इस ज़मीन है, टोटल मान लेते हैं कि 10 स्क्वायर फीट है, ठीक है। अब 10 स्क्वायर फीट है, इसमें मान लीजिए हर साल मैं कुछ ना कुछ उगाता हूँ, ठीक है। हर साल हम अपन कुछ ना कुछ उगा लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैं 1 साल में इसमें एक बार उगाया, तो मेरा टोटल कल्टीवेटेड एरिया कितना हुआ, 10, एक सेकंड, सॉरी, 10 स्क्वायर फीट हुआ, ठीक है। लेकिन मैंने 1 साल के में ही 6 महीना कुछ और उगाया, 6 महीना में कुछ और उगाया, तो जो नेट जोन एरिया होगा वो होगा आपको टोटल कल्टीवेटेड लैंड प्लस टोटल कल्टीवेटेड लैंड प्लस जो वापस से जो टोटल, मतलब जितना बार आपने उगाया है उतना ही बार आपको सेम एरिया को प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा इसका फॉर्मूला,
सॉरी फॉर्मूला नहीं लिखा है, आपको बता दो कि टोटल कल्टीवेटेड लैंड है, उसके बाद और जितना बार उगाइएगा उतने नंबर प्लस करते जाइएगा। मतलब टोटल कल्टीवेटेड लैंड, सीधा सीधा समझिए, टोटल कल्टीवेटेड लैंड एक बार किया तो यहाँ 1 लिखिएगा, 2 बार किया 2 बार किया तो यहाँ 2 लिखिएगा, 3 बार किया तो यहाँ 3 लिखिएगा, 4 बार किया तो यहाँ 4 लिखिएगा। ये जो आपका आंसर आएगा, मतलब 4 इंटू 10 40 जो आएगा ये होगा आपका नेट सोन एरिया। समझिए, चलिए ठीक है। यहाँ पे 2 साल का कंपैरिजन करके आपको बताया गया कि एक है 1960 से 61 और दूसरा है 2019-2020। इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग का ज़्यादातर जो एरिया था, एक सेकंड, अरे यार, हाँ, हम लोग का ज़्यादातर जो एरिया था, ठीक है, 45.26%, वो था एरिया अंडर, मतलब वो था आपको नेट जोन एरिया था। मतलब इतना दूर में हम लोग खेती करते थे, ठीक है, हर साल में कम से कम 2 बार कर ही लेते थे। उसके बाद इसको मतलब आप पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से अपने मन से, है ना। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नंबर याद हो ना हो कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। आपको अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो डाटा दे के पूछा जाएगा। हाँ, इतना याद रखिएगा कि हाँ क्या था नहीं था, नहीं तो फिर वो गड़बड़ी हो जाएगी। अब आगे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल बात की गई है इस पैराग्राफ में। बात क्या है कि अपना भारत है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने भारत का जो जम्मू कश्मीर का छोटा सा एरिया है, ठीक है, जिसको पीओके बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जैसे मान लीजिए कि 100% हम लोग का भारत है ना, 100% हम लोग का भारत है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग के पास मात्र 93% लैंड का डेटा है। क्यों? ये ऊपर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हम लोग के पास डेटा नहीं है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, तो नेट जोन एरिया आप समझ गए, है ना। तो वो एरिया का हम लोग के पास डाटा नहीं है। दूसरा, लद्दाख तरफ चाइना भी थोड़ा हिस्सा पे कब्जा करके रखा हुआ है, उसका भी डाटा नहीं है। और ईस्टर्न इंडिया में जो है ट्राइबल कम्युनिटी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, तो इंडिया के गवर्नमेंट वहाँ जाती नहीं है डाटा इकट्ठा करने, इसलिए उतना दूर का भी एरिया हम लोग के पास डाटा नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। अब यहाँ आप आ जाइए। ठीक है, इससे पहले वाले पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि लैंड जो है बहुत एसेंशियल है ह्यूमन के लिए। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लैंड पर ही हम लोग सब काम करते हैं। रोड, रेलवे, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, अन्न पान जितना भी है सब लैंड पर ही है, कहीं और तो नहीं है। तो लैंड जो है उसको हम लोग को कंजर्व करने की, रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो लैंड को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहला बात है, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि सॉइल का सिंपली बात हो रहा है। लैंड मतलब आप सबसे पहले सॉइल ही समझते हैं। तो मिट्टी ही अगर उस जगह से कि चली जाएगी तो उस जगह का काम ही वो नहीं बचेगा जिस काम के लिए वो मतलब बना हुआ है ना। तो मिट्टी की सबसे पहले बात चल रही है, ठीक है। तो बात क्या है कि एफॉरेस्टेशन करिएगा तो एफॉरेस्टेशन मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो इससे सॉइल इरोजन बंद हो जाएगा। दूसरा, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रीजिंग, मतलब कहीं पे भी जानवर जाते हैं घास खा लेते हैं, उस जगह की मिट्टी भी उस जगह से उखड़ जाती है, तो वो भी बाद में अलग हो जाती है, तो उसको भी प्रॉपर मैनेज करना होगा। शेल्टर बेल्ट्स बनाना। और शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? गुड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए फिर से खेत है। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या है? मान लीजिए यहाँ से हवा आती है, यहाँ से मिट्टी उड़ा के ले जाती है। आप क्या करिए, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा दीजिए। अब हवा आएगी
तो पेड़ उससे टकरा के धीरे हो जाएगी, यहाँ तक आते आते हवा बहुत शांत हो जाएगी। इसी चीज़ को चारों तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा, एक बेल्ट बन जाएगा, इसी को शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। तो है ना, शेल्टर बेल्ट्स बनाइए, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि ये सब कुछ मेथड है जिससे कि सोइल इरोजन या लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। फिर क्या है कि माइनिंग एक्टिविटी पे थोड़ा मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट रखा जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट रखा जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज इस जो फालतू की जो सब्सटेंस रिलीज करती है उस पर भी कंट्रोल रखा जाए। फिर उसके बाद मान लीजिए कि कहीं पे पानी का क्या किया जाता है कि कहीं खेतों में बहुत ज़्यादा पानी डाल दी जाती है, ठीक है, उससे भी सॉइल इरोज हो जाती है, तो वो सब का भी ध्यान रखा जाए, है ना। तो अब जब हम लोग इतना सॉइल के बारे में बात कर चुके हैं तो हम लोग लिटरली पढ़ते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, इसको याद रखना है, ठीक है। और यहीं पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, है ना। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी यहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो सॉइल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सॉइल जो है 1 सेंटीमीटर बनने के लिए, है ना, कई मिलियन ईयर्स ले लेता है, समझे। इसलिए सॉइल को हम लोग को कंजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब सॉइल को बनता कैसे है, सो देखिए। तो सॉइल बनता कैसे है, तो नेचुरल फोर्सेस चेंजेस क्लाइमेट टेम्परेचर एक्शन ऑफ रनिंग वाटर एंड ग्रीजिंग एक्टिविटी डिकम्पोज इफेक्ट। ठीक, समझ गए। चलिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसी पे पूरी बात है। सबसे पहले एक पेरेंट रॉक होता है, रनिंग वाटर या टेम्परेचर से वो टूट जाता है बीच से, फिर उसके और छोटे टुकड़े होते हैं, और छोटे टुकड़े होते हैं, एकदम मिट्टी बिट्टी 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 हो जाता है। अब ये बिट्टी 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 ही मिट्टी होता है और कुछ नहीं। लेकिन यही बिट्टी बिट्टी बनते बनते मिलियन ईयर्स, कितना ईयर्स 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 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को बिट्टी बिट्टी को बचा के रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब इस चैप्टर का सबसे फालतू चीज़, टाइप्स ऑफ सॉइल या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को अलग अलग चीज़ पे क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इंडिया का सबसे वाइडली स्प्रेड सॉइल है, ये लगभग लगभग हर जगह पाया जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली जो रिवर सिस्टम्स है उसके पास पाया जाता है, जैसे कि और सबसे ज़्यादा हिमालय रिवर सिस्टम के पास पाया जाता है, जैसे कि इंदुस माने सिंधु नदी, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के पास ये पाया जाता है, ठीक है। और ये इंडिया में वाइडली स्प्रेड है, ठीक है। और जितना भी नॉर्थ प्लेन्स है हम लोग का वो एलुवियल सॉइल ही कंटेन करता है, ठीक है। राजस्थान गुजरात थ्रू दैट अ नैरो कंसिडर एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द हाँ ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ डेल्टास ऑफ धारी एंड, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट लाइन में भी हम लोग का एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। अब ये वाला चीज़ आपको याद रखना, एलुवियल सॉइल जो है वो वेरियस प्रॉपर्टी भी अपने पास रखता है, जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड क्या है, सैंड में बालू। सिल्ट क्या है, सिल्ट एक प्रकार का चीज़ होता है जो कि पानी हो माने जो हल्का सा नमकीन रहता है, और क्ले क्या होता है जो पानी होल्ड कर लेता है, ठीक है। इस कारण से इसमें बहुत सारे क्रॉप्स उगाना इजी पड़ जाता है, ठीक है।
एलुवियल सॉइल जो है वो दो प्रकार से पाया जाता है, एक होता है भंगार, एक होता है खादर। भंगार जो होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है, और खादर जो होता है, सॉरी, भंगार जो होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, और खादर जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है। आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे भंगार जो है ना, भंगार, भंगार, तो भंगार भंगार होता है भाई, भंगार को हम लोग बेच देते हैं, पुराना चीज, जैसे कि आपने लास्ट ईयर की बुक बुक खत्म, वही भंगार। तो भंगार पुराना, बात खत्म। खादर, अब एगो पुराना बन ही चुका है तो एगो खरीदना तो पड़ेगा भाई, तो खादर खरीदा, खरीद लो, नया साल, 10th, ओहो, ओ माय गॉड, खरीद लिया भाई, तो वो खादर। ठीक है। अब भंगार जो है उस पे कुछ ज़्यादा खास क्रॉप नहीं उग पाते हैं, लेकिन सॉरी, हाँ, भंगार पे खास क्रॉप नहीं उग पाते हैं, खादर पे खास क्रॉप उग जाते हैं, क्योंकि नया है तो हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, पुराना गया तेल लेने। ठीक है। अब ब्लैक सॉइल, नाम से पता चल रहा है दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, है ना। और काले सॉइल में सफ़ेद कलर का कॉटन बहुत अच्छे से उगता है। ठीक है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो सॉइल होता है ना, इस सॉइल में कॉटन अच्छे से उगता है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू जो है वहाँ पे पाया जाता है, और महाराष्ट्र, सुरसारत, मालवा प्लेट्यू, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक साउथ ईस्ट में भी पाया जाता है ब्लैक सोइल। अब ब्लैक सोइल ब्लैक क्यों है, ब्लैक सोइल बनता कैसे है, ये बात आप समझिए। ब्लैक सोइल बनता कैसे है, इस ब्लैक सोइल के नीचे लावा होता है। लावा जब बाहर आता है तो वो जमीन पे बिछ जाता है, समय के साथ वो सूख जाता है, तो वो सूख जब जाएगा तो वो काला हो जाता है। ठीक है, वो काला हो जाता है। अब यही ब्लैक सोइल हो जाता है, यही ब्लैक सोइल बन जाता है। अब आप बोलेगा कि भाई इंडिया में तो लावा है ही नहीं है, वोल्केनो है ही नहीं है। देखिए, हुआ क्या था कि बहुत पहले की बात है, इंडिया जो है हम लोग का पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थे। लेकिन वहाँ से इंडियन प्लेट जो है वो टूट के आ रहा था, धीरे 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 आ रहा था एशिया की तरफ, एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ। बीच में जो समुद्र पड़ता है वहाँ से एक लावा विस्फोट हुआ, भारत के बीचों बीच हुआ, और वहीं से हम लोग को ये ब्लैक सोइल मिला है। ठीक है, ब्लैक सोइल की कहानी समझ गई। ये गर्मी में पाया जाता है। अब देखिए, ये मैप है, इम्पोर्टेंट है, ये मैप आ सकता है। ये सब फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है। दूसरा, आ, ये देखिए, ये पूरा एलुवियल सॉइल है, कहाँ कहाँ, तो यूपी, बिहार, बंगाल, इस सब जगह पाया जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए रेड एंड येलो सॉइल, यहाँ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। फिर उसके बाद यह झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना में यहाँ है। फिर यहाँ पे केरला वगैरह में भी पाया जाता है। ठीक है। एरिड सॉइल जो है वो आपको यहीं पाया जाएगा, राजस्थान में, और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है। और लेटराइट सॉइल जो है वो ये पहाड़ी इलाका में पाया जाता है ना, साउथी की तरफ पाया जाता है मोस्टली। ठीक है। और ब्लैक सॉइल आपको गुजरात की तरफ या मध्य प्रदेश, है ना, ये सब जगह पाया जाता है। अब आप आगे आ जाइए। रेड एंड येलो सॉइल, नाम से पता चल रहा है रेड एंड येलो सॉइल, लाल रंग का होता है। येलो क्यों बोला जाता है, जब ये भीग जाता है तब ये पीला हो जाता है, सिंपल सिंपल बात है। रेड एंड येलो सॉइल में सबसे हाई लेवल में आयरन होता है, इसलिए लाल होता है। ठीक है।
ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ बारिश कम होती है, ठीक है, जैसे साउथ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। स्टेट्स की नाम करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स अलोंग विथ, हाँ, ये क्या है अभी, हाँ, पीडीमोंट जोन जो होता है, और वेस्टर्न घाट, मतलब पीडीमोंट जोन वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ठीक है। और ये हाइड्रेट जब हो जाता है तो येलो कलर का होता है, ऐसे तो लाल रंग का दिखता है, समझ गए आप लोग बात। लेटराइट सोइल, लेटराइट सोइल में सबसे अमेजिंग बात क्या है कि जो भी सोइल अभी तक आपने बताया, हमने आपको बताया, वो बेसिक होता है। केमिस्ट्री का अगला चैप्टर एसिड बेस एसन सॉल्ट सब्सक्राइब बेसिक होता है, ठीक है। लेकिन ई जो अकेला सॉइल है ये एसिडिक होता है, ठीक है, इसका पीएच 6 से कम होता है, ठीक है। अब 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 लेटराइट सोइल अकेला सोइल है जो बेसिक, सॉरी, एसिडिक होता है, ठीक है। ठीक है, ये इसका पीएच बेसिक होता है, मैंने बता दिया। और इस सोइल जो है, सबसे खास बात क्या है कि वहाँ पाया जाता है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो ये इंडिया में कहाँ पाया जाएगा? सीधी सीधी बात है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब जगह पाया जाएगा, ठीक है। और इस सोइल में चाय कॉफ़ी अच्छी उगती है, ठीक है, चाय कॉफ़ी। आप कमेंट बताइए, चाय अच्छी कॉफ़ी अच्छी। उसके बाद हम लोग का, हाँ ये लास्ट है ना, ये लास्ट है, लास्ट आता है एरिड सॉइल। नहीं सॉरी, ये लास्ट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट लास्ट है, बाकी वो फॉरेस्ट सॉइल इम्पोर्टेंट नहीं, लास्ट है। एरिड सॉइल राजस्थान में पाया जाता है। एरिड सॉइल का मतलब है, वो राजस्थान की मिट्टी देखिए ना, सैंडी 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 होती है भाई, ठीक है। टेस्ट में हल्की नमकीन होती है, सॉल्टी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं अच्छी होती है, इसीलिए इसमें जो है कैक्टस वगैरह अच्छे से उगते हैं, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है। एग्जैक्टली वो वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। लास्ट टॉपिक है सॉइल में, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जहाँ जो जंगल में मिट्टी पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, ये मोस्टली हिमालय वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, पहाड़ 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 में पाया जाता है। अब सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन कैसे होता है, कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहला इंसान के कारण होता है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा जो है वो सॉइल इरोजन करती है। नेचुरल कैसे होता है? फोर्स लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर जो है वो सॉइल इरोजन करती है, ठीक है। उसके बाद पानी से जो सॉइल इरोजन होता है वो एक गली बना देता है, और मतलब एक सॉइल का जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है तो वो बैड लैंड होता है, ठीक है। यहाँ से गली का तो दिया हुआ है, बैड लैंड का नहीं दिया हुआ है। बैड लैंड में आपको ये गली होता है, यहाँ से देखिए पानी अपना, एक सेकंड, यहाँ से देखिए पानी अपना रास्ता ऐसे बना लेता है, ठीक है, तो ये भी सोइल लेके चला जाता है। बैडलैंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई सोइल पे बहुत ज़्यादा केमिकल छीटी जाती है आजकल, तो वो जो है वो खो देता है अपना फर्टिलिटी, तो वो फिर बर्बाद हो जाता है, तो वही बैडलैंड हो जाता है, ठीक है। अब सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए? सीधी सी बात है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरीके से सॉइल खराब हो रहा है उसी का उल्टा कर दीजिए, सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। सॉइल इरोजन आपने समझ लिया, अब सॉइल कंजर्वेशन के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने पहले भी देखा, ठीक है, जो लैंड कंजर्वेशन का सेम है, शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। इसमें कुछ नया नया क्या है ना, सो मैं आपको बताता हूँ,
एक सेकंड यार, हाइलाइटर है ना, ये ट्रांसफार्मिंग एक नया है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए पहाड़ पे आपको खेती करनी है ना, तो ऐसे तो पहाड़ का स्लोप ये है, यहाँ कैसे करोगे? तो पहाड़ को इस टाइप से काट दिया जाए, ठीक है, ताकि क्या हो कि मान लीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर देंगे तो इस जगह पे आप एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि सोयल बर्बाद भी नहीं होगा, मतलब यहाँ से पानी आता था तो ये पूरा लेके चला जाता था मिट्टी। अब ऐसे कर देने से पानी यहाँ तक आएगा, यहाँ की मिट्टी यहाँ दे देगा, यहाँ की मिट्टी यहाँ दे देगा, ठीक है, यहाँ की मिट्टी आपको यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, तो इससे सॉइल बच जाएगा। ये आपको एक नया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी वही है ना। शेल्टर बेल्ट, लंथवन जो बताया था लैंड इरोजन में, वही सारी चीज़ें। चैप्टर के एंड में आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। चैप्टर के आ चुके हैं एंड में, ठीक है। दूसरा बात क्या, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो आपको मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूरत हो तो बताइएगा। चैनल को शेयर करिए दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय, नमस्ते स्टूडेंट्स।